सभी भाइयों को नमस्कार। जो लोग सेल्स टैक्स या वेट मामलों में डील कर रहे थे वे यूट्यूब सर्विस, ब्लॉगर सर्विस तथा फ्रीलांसर सर्विस के मामलों से तथा उन पर टैक्स लायबिलिटी के मामले से पूरी तरह लगभग अनभिज्ञ थे। यह मामला पहली बार जीएसटी दिनांक 1 जुलाई 2017 से लागू होने पर सामने आया। इस एक्ट को लागू हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, परंतु इन सेवाओं पर जीएसटी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे पहले कि हम ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी पर विस्तृत चर्चा करें, यह समझना आवश्यक है कि ऐसी सेवाओं की नेचर एंड वर्किंग पैटर्न क्या होता है। अधिकांश ब्लॉगर्स विज्ञापन देने वाले पोर्टल जैसे एडसेंस का प्रयोग करते हैं, जहां से वे पैसा कमाते हैं। इस विषय पर मेरे द्वारा कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती हो या आपका कोई सुझाव हो तो उस गलती या सुझाव से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें तथा इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों एवं साथी एडवोकेट्स में भी शेयर कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया उस लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम दिए गए विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। ब्लॉगर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस अर्थात OIDAR सेवाओं के रूप में मानी जाती है। अब हमें यह जानना है कि OIDAR सर्विस किसे कहते हैं। मेरे द्वारा गूगल पर एक प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस अर्थात व्हाट इज OIDAR सर्विस। गूगल द्वारा उत्तर दिया गया कि OIDAR इज ए कैटेगरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट and received by recipient online without having any physical interface with the supplier of such service। IGST एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 17 के अनुसार OIDAR सर्विस के रूप में है जिसकी डिलीवरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इंटरनेट पर दी जाती है और जिसकी प्रकृति न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के अनिवार्य रूप से स्वचालित ऑटोमेटेड सप्लाई प्रदान करती है। इनमें निम्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज भी शामिल हैं: इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग, क्लाउड सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या इंटरनेट द्वारा ई बुक, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर आदि सेवाएं प्रदान करना। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी व्यक्ति को डाटा या इंफॉर्मेशन या रिट्रीवल प्रदान करना। डिजिटल सामग्री ऑनलाइन प्रदान करना या ऑनलाइन गैम्बलिंग। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं तथा यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स के काम करने के ढंग के जॉइंट रीडिंग से यह पता चलता है कि यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स द्वारा गूगल एडसेंस को एक कर योग्य सर्विस प्रदान की जाती है तथा सप्लाई का स्थान सिंगापुर आधारित गूगल एडसेंस एंड अदर कम्युनिकेटिंग एजेंसीज हैं। अब हमें यह देखना है कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। IGST एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर तथा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक ही राज्य में है या एक ही यूनियन टेरिटरी में है, तब सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब मान लीजिए कि एक यूट्यूबर्स द्वारा एडसेंस को कर योग्य सेवा प्रदान की जाती है। अब अगर यह माना जाए कि गूगल एडसेंस या अन्य कोई कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी भारत में ही है, अर्थात गूगल एडसेंस पैसिफिक भारत है, इसलिए यह इंट्रा स्टेट
इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा। इसी प्रकार माना कि एक यूट्यूबर द्वारा एडसेंस को कर योग्य सेवा प्रदान की जाती है तथा प्लेस ऑफ सप्लाई टू गूगल एडसेंस या अन्य कोई कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी सिंगापुर बेस्ड है, अर्थात गूगल एशिया पैसिफिक सिंगापुर है, इसलिए यह एक इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा। अब यह देखना है कि आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्लेस ऑफ सप्लाई का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के लिए आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 लागू होगा, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस भारत के बाहर है। ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स के केस में गूगल एडसेंस का स्थान भारत के बाहर सिंगापुर में स्थित है। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 के प्रावधान प्लेस ऑफ सर्विस निर्धारित करने के लिए लागू होंगे। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 13 के सबसेक्शन 12 के अनुसार OIDAR सर्विस की सप्लाई का स्थान वही होगा जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस की लोकेशन का स्थान है, अर्थात आईजीएसटी एक्ट की सेक्शन 13 के सबसेक्शन 12 के अनुसार यूट्यूबर ऑब्लिक ब्लॉगर्स का स्थान सप्लाई ऑफ सर्विस का स्थान गूगल एडसेंस आउटसाइड इंडिया होगा। अब हमें यह देखना है कि वेदर सच सर्विस कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट सर्विस। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 के अंतर्गत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब है जब किसी सेवा की सप्लाई में नंबर फर्स्ट सप्लायर ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित है, नंबर सेकंड रिसिपेंट ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित है, नंबर थर्ड प्लेस ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित है, नंबर 4 सप्लायर ऑफ सर्विस द्वारा ऐसी सर्विस का पेमेंट भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में प्राप्त किया जाता है या उस स्थिति में जहां रिजर्व बैंक ने परमिशन दे दी गई हो इंडियन रुपीज में पेमेंट प्राप्त किया जाता है। नंबर 5 सप्लायर ऑफ सर्विस तथा रिसिपेंट ऑफ सर्विस धारा 8 के स्पष्टीकरण फर्स्ट के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं है। अब अगर हम ऊपर दी गई सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 के अनुसार ब्लॉगर एंड यूट्यूबर्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसों के तथ्यों की जांच करते हैं तो यह एक एक्सपोर्ट सर्विस होगी। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए के अनुसार एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक जीरो रेटेड सप्लाई है। अब यदि हम माने कि ऐसी सुविधा देने वाला भारत में रजिस्टर्ड है तो वह ऐसी सुविधा जीरो रेटेड नहीं होगी बल्कि उस पर जीएसटी की दर 18% होगी। अब इस विषय के संबंध में सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट के सेक्शन 22 के प्रावधान रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पर भी एक नज़र डालना आवश्यक है। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के संबंध में धारा 22 के प्रावधान इस वीडियो में दिए गए हैं, कृपया उसका अवलोकन करने का कष्ट करें क्योंकि सेक्शन को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 22 को सूक्ष्म में यह कहा जा सकता है कि गुड्स एंड सर्विस के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू में थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख थी तथा विशेष राज्य के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट 10 लाख थी। फाइनेंस एक्ट नंबर 31/2018 द्वारा सेकेंड प्रोविजन जोड़ा गया जिसके अनुसार थ्रेशहोल्ड लिमिट 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ विचार का विषय यह है कि फाइनेंस एक्ट नंबर 2/2019 द्वारा थर्ड प्रोविजन जोड़ा गया तथा नोटिफिकेशन नंबर 1/2020 दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रभावी किया गया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के लिए जो केवल सप्लाई ऑफ गुड्स का व्यापार करते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख बढ़ा दी गई है, अर्थात उन व्यक्तियों के लिए जो केवल सप्लाई ऑफ सर्विस का व्यापार करते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 लाख ही है। उक्त प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और एनी अदर फ्रीलांसर के लिए यह आवश्यक है
कि यदि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट तक है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। अब रिटर्न अंडर जीएसटी एक्ट के संबंध में भी विचार कर लेते हैं। प्रत्येक यूट्यूबर एंड ब्लॉगर्स जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह सेक्शन 37 के अंतर्गत सभी प्रकार की रिटर्न दाखिल करे, जैसे 3B, GSTR1 एंड N1 रिटर्न आदि। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में तथा साथ ही एडवोकेट्स आदि में शेयर भी कर दें ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।